फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सीएचएस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो हम इसमें इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और कौन कौन से बचे हुए इसके फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उनका वर्णन करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है अपने आप में, अपने कंटेंट को लेकर। ठीक है, हमें जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह के, वर्ल्ड के कई कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया है। फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे साइलेंट फीचर्स हैं जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अब दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट बनाते हैं। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली थी कि जो ओरिजिनल फीचर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अब उनमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किए जा सकते हैं और उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, उनकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ओरिजिनल फीचर्स थे उनको बिल्कुल क्या ऑलमोस्ट उनको चेंज किया जा चुका है। जैसे कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जैसे 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट या 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट, ये बड़े लार्ज लेवल पे इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में किए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किए, तभी हम इनकी बात कर रहे हैं। अमेंडमेंट तो और भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, बट लगभग 108, 109 अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। बट अगर लार्जली बात करें बड़े लेवल पे जिन्होंने चेंजेस किए, ये 5-7 ये हमारे अमेंडमेंट्स हैं जिनकी बात करना जरूरी हो जाता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 42nd अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल अमेंडमेंट करता है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस पार्ट्स में किया था। ठीक है, बट केशवनंद भारती केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो पार्लियामेंट है अंडर आर्टिकल 368 वो बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज नहीं कर सकती। आप जितने चेंजेस करना चाहते हो आप पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत कर सकती है, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं जो रह चुके हैं, जो पहली वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिंथेसिस एंड मिश्रण है हमारे यहाँ पे। देखो यूके में क्या है, पार्लियामेंट सॉवरन है, और यूएसए में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है। बट हमारे देश में दोनों ही, पार्लियामेंट भी कई केसेस में सॉवरन है और जुडिशियल भी कई ना कई केसेस में सॉवरन है। यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का, ये हमने लिया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑन द अदर हैंड जो जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट है ये हमने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से लिया है। ठीक है ना, जैसे हमारा इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफर करता है, थोड़ा उससे अलग है। ठीक है, देखो हमने बोरो तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से किया, बट फिर भी हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से थोड़ा अलग है। उस तरह जो हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो भी नैरो है। अगर हम बात करें, हमने जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए से लिए। ठीक है, मतलब यूएसए से लिए, बट हमारी जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो थोड़ी कम है एज कंपेयर टू जो यूएस की जुडिशियल रिव्यू की पावर है। इसमें क्या है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत से अगर आपने कोई रूल रेगुलेशन बनाया है तो वो वैलिड है। बट ऑन द अदर हैंड हमारे आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई रूल रेगुलेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बनाया है तो वो सही है। अब इन दोनों टर्म्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात करें तो इसमें प्रोसीजर पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है ना, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें प्रोसेस पर तो ध्यान दिया गया, साथ में जो वो लॉ बनाया गया क्या वो रीजनेबल है और क्या वो लॉजिकल है, उस पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का वो थोड़ा नैरो है एज कंपेयर टू जो यूएसए का जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, फिर हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एज वेल एज जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों होना चाहिए। ठीक है, उनका क्या कहना था, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो लॉ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू लेके ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंस कर सकती है। बट पार्लियामेंट के पास भी पावर है हमारे देश में। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी मेजर पोर्शन को अमेंड कर सकती है। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंट पावर के तहत ये हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है। अगर आपने SC/ST एक्ट के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या किया था, जो SC/ST के अगेंस्ट जो ऑफेंस होते हैं उनको बेलेबल बना दिया था।
बट हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया, उनको फिर दोबारा नॉन अवेलेबल बना दिया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एज वेल एज जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों कंसेप्ट है, दोनों का मिश्रण हमारे देश में पाया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं, हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है हमारी जो जुडिशरी एकीकृत है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊपर तो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, और उसके नीचे हमारे जुडिशियल सिस्टम है, उसके नीचे अब हाई कोर्ट होते हैं स्टेट लेवल पे, और हाई कोर्ट के नीचे हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या अदर लोअर कोर्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे बात ये ध्यान देने वाली है कि जो यूएसए में जो कोर्ट होते हैं, वो कोर्ट अगर कोई सेंट्रल लॉ बनाना है तो फेडरल जो कोर्ट होता है यहाँ का वो सेंट्रल लॉ बनाएगा, और जो स्टेट अगर कोई स्टेट लॉ बनाना है तो वहाँ पे जो स्टेट लॉज क्रिएट किए जाते हैं वो स्टेट जुडिशरी द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे इंटीग्रेटेड है हमारी जुडिशरी। हमारे सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट लॉ बना सकता है या सेंट्रल लॉ बना सकता है, हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट या जो हाई कोर्ट है वो भी स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ दोनों बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट तो है। इंडिपेंडेंट की यहाँ पे क्या बात है, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का कोई ज़्यादा प्रभाव जुडिशरी पे नहीं रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी जुडिशरी वो इंटीग्रेटेड है। बट यूएसए में अगर आपने सेंट्रल लॉ बनाना है तो वहाँ पे फेडरल जो वहाँ पे का सुप्रीम कोर्ट है वो लॉ बनाएगा, और अगर स्टेट लॉ बनाना है तो वहाँ पे स्टेट जुडिशरी बनाएगी। ये हमारे देश में ये एकीकृत है। अगर हाई कोर्ट कोई लॉ बनाना चाहता है वो सेंट्रल लेवल का लॉ भी बना सकता है और वो स्टेट लॉ भी बना सकता है, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई लॉ बनाना चाहता है वो सेंट्रल लॉ भी हमारे देश में बना सकता है और वो स्टेट लॉ भी बना सकता है। अब जो हमारा फेडरल कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस बनाए गए ताकि इसकी इंडिपेंडेंस को, इसकी आज़ादी को, इसकी फ्रीडम को इंश्योर किया जा सकते। और वो कौन कौन से प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस। जो टेन्योर होता था जजेस का वो सिक्योर होता है, वो फिक्स होता है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन ऑफ द जजेस, जो जजेस की सर्विस कंडीशंस होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता है। आप पार्लियामेंट के थ्रू ही जजेस को हटा सकते हो, अदरवाइज आपके पास कोई चांसेस नहीं होता। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे एक वीडियो भी बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की डेफिनेशन क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी खर्चे होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं। प्रोहिबिशन ऑन द डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेस इन द लेजिस्लेचर। जो हमारे जजेस होते हैं, जो अपना कंडक्ट कर रहे होते हैं, अपनी एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कर रहे होते हैं, उनके कंडक्ट को आप लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते हो। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जो हमारे जजेस होते हैं वो उनकी प्रैक्टिस पे बैन होता है, अगर वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वो दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारी जुडिशरी का कोई अपमान करता है या उनके अगेंस्ट कोई बोलता है तो उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसको जिस पर्सन ने कंटेम्प्ट किया है हमारी जुडिशरी का, उसको पनिश किया जा सकता है। फिर सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो हमारी जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग है। एग्जीक्यूटिव है कोई भी डिसीजन जुडिशरी का इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट भी है, इंटीग्रेटेड तो वो है ही है, और साइड बाय साइड वो इंडिपेंडेंट भी है हमारी जुडिशरी। इस पे एग्जीक्यूटिव का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव हमारी जुडिशरी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। फिर हम बात करें, एक और विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बोरो किए। ये फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से? ये फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ फंडामेंटल हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रशंसा है वर्ल्ड के सभी कोनों में की जाती है। जैसे पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। जैसे पहले इन्होंने ओरिजिनली 7 दिए थे, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे हम राइट टू इक्वलिटी की बात करें, आर्टिकल 14 से 18 तक कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी कानून के सामने सभी इक्वल हैं, आम सरकार के सामने सभी इक्वल हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया। फिर राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 में इसका जिक्र किया गया।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, आप किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 में इसकी बात की है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो मिनॉरिटीज होती हैं, जो लोग होते हैं, उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं आर्टिकल्स 29 से आर्टिकल 30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्या मतलब है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है, जहां आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन कर रहा है, तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट जा सकते हो। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में जो हमारी रिट्स हैं 5 तरह की, जो मैंडामस है, कोवरेंटो है, हैबियस कॉर्पस है, सर्टोररी है, प्रोहिबिशन है, इनका वर्णन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में किया गया। और आर्टिकल 32 के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं वो भी रिट जारी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसके लिए बनाए गए? फंडामेंटल राइट बनाए गए हैं जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इसके आइडिया को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। और ये एज ए लिमिटेशंस काम करते हैं। अगर जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, कहीं ये एक डिक्टेटर ना बन जाए, और कहीं जो हमारी लेजिस्लेचर है ये अपने मन मर्जी के लॉ ना बनाना शुरू कर दे, इसलिए ही हमारे फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और लोगों को ये प्रोवाइड किए गए स्टेट के अगेंस्ट। फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं जस्टिसेबल है, जैसे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल है, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो नॉन जस्टिसेबल है। बट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनको किसी भी कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाके अपनी बात रख सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट आपको रिट इशू करेगा, वो हैबियस कॉर्पस की हो सकती है, मैंडामस की हो सकती है, प्रोहिबिशन की हो सकती है, सर्टोररी की हो सकती है, कोवरेंटो की हो सकती है, जहाँ इनसे जो भी रिट बनती हैं, ये 5 तरह की जो रिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में दे रखी हैं। ये आपके जो राइट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये रिट्स प्रोवाइड की गई हैं आपको। बट अब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इन पे भी कई तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। जैसे ये दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब ये अपने आप में पूरे नहीं है, हाँ इनको रिपील किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमारी पार्लियामेंट इन फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है, थोड़ी इनकी पावर को कम कर सकती है या इनको खत्म कर सकती है। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को नहीं खत्म किया जाता। आर्टिकल 20 में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को आप एक ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा सजा नहीं दे सकते हैं, उसको एक ही सजा मिलेगी जो उसकी बनती है। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन की पॉलिसी पे भी, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन पे भी ये प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 20 और 21 में पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं सभी को गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है, बट वो आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकती है इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो तो जनता को प्रोवाइड किए गए हैं अगेंस्ट द स्टेट, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ ऑब्लिगेशन है स्टेट के, वो स्टेट को प्रोवाइड किए गए कि आपने इन डायरेक्टिव्स के तहत, इन डायरेक्शंस के तहत आपने काम करना है, ठीक है ना। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर भी कहा था, ठीक है। इनका वर्णन कहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का किया गया, पार्ट 4 में किया गया, ठीक है। अब इनको क्लासीफाई किए, इनको कैटेगराइज किया जा सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। जैसे सोशलिस्टिक, जो सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं उनको सोशलिस्ट कह दिया जाता है। जो गांधीयन है, वो जो गांधीज्म को प्रमोट करते हैं, गांधी के आइडियाज को प्रमोट करते हैं, उनको गांधीयन कह दिया जाता है। और जो लिबरल हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म को प्रमोट करते हैं, इनको लिबरल या इंटेलेक्चुअल्स कह दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कैटेगराइज नहीं किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कैटेगराइज नहीं किया गया जी। हमने अपने उसके बेसिस पे, अपने विचारों के बेसिस पे इनको सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स इनको कैटेगराइज कर लिया है अपनी मर्जी से,
ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये उस आइडिया को, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को आइडिया को प्रमोट करने के लिए बनाए गए। देखो, लोगों को सभी एक सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, लोगों को सोशल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लोगों को मिले, लोग सभी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, जहाँ इकोनॉमिक लेवल पे अपने सत्र को ऊंचा कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का? कि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एम है, ठीक है। बट हमने आपको बताया जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो जस्टिसेबल है, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसेबल है। अगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर सरकार चाहे तो वो अपनी मन मर्जी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकती है। फिर क्या है, पर फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कई बार कहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फंडामेंटल है। अगर हमारी देश की कंट्री के किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस चलानी है तो इन प्रिंसिपल का उनको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो जब भी कोई लॉ बना रही है तो इन प्रिंसिपल का वो यूज करे अपने लॉ मेकिंग में, ठीक है ना। तो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन स्टेट पे हो जाता है कि जब भी वो स्टेट अथॉरिटी पे हो जाता है कि जब भी कोई रूल रेगुलेशन बना रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वो यूज करे। और मिनर्वा मिल्क केस में तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने देश की सरकार को चलाना है तो आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। पर फाइनल अगर इनकी दोनों में कंफ्लिक्ट आ जाती है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर कहीं कंफ्लिक्ट आ जाती है तो या वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम माना जाएगा और फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी एज कम्पेयर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इट मीन्स ये पब्लिक ओपिनियन पे डिपेंड करता है। अगर पब्लिक चाहती है तो अपने पॉलिटिशियन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवा सकती है, ठीक है। ये बात थी इसमें, ये हमने डिस्कस किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम बात करेंगे एक और भी बहुत बड़ी, जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्ट 3 में, ऐसे ही हमें पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। आपको पता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमें फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई थी, ठीक है। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में ऐड की थी? वो थी कि जो गार्जियन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वो अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड करें, ठीक है। और ये पार्ट 4A में इनका फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन किया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी और ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत इनको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल है 51A। इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन किया हुआ है। जैसे कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन किया है? टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। और उनके बाद टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, हमारे देश की संप्रभुता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, हमारे देश की संप्रभुता को बनाए रखना। एक ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमारे लोगों की है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं तो हमें अपने देश के प्रति, हमारी सोसाइटी के प्रति हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती हैं। और ये वही फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका वर्णन किया गया है। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, देश की संप्रभुता और एकता को बनाए रखना। टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल, लोगों में भाईचारा बनाए रखना हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर एंड सो ऑन। और जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, इतना डाइवर्स देश है और डिफरेंट कल्चर्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको प्रिजर्व करना, उनको बनाए रखना। ये इसके अलावा भी कोई 2-4 और फंडामेंटल ड्यूटीज है जिनका वर्णन आर्टिकल 51A में दिया गया है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनका काम क्या है? ये सिटीजन्स को एक एज ए सिटीजन के लिए एक रिमाइंडर का काम करती है कि अगर आप अपने राइट्स एंजॉय कर सकते हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी ड्यूटीज के लिए भी, अपने देश के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, अपने फेलो सिटीजन्स के प्रति आपकी क्या ड्यूटी बनती हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज एज ए रिमाइंडर काम करती हैं कि आप एंजॉय करो अपने फंडामेंटल राइट्स। ऑन द अदर हैंड आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पालन करना चाहिए, ठीक है ना। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये भी नॉन जस्टिसेबल हैं। अगर आप कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का
कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई पालना नहीं कर रहा है तो वो आप उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। बट यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखेंगे कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल ड्यूटीज को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पार्लियामेंट चाहे तो इनको जस्टिसेबल बना सकती है। ऑन द अदर हैंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑलरेडी जस्टिसेबल है, उनको पार्लियामेंट को जरूरत नहीं पड़ती है उनको जस्टिसेबल बनाने की। तो ये हमने बात की फंडामेंटल ड्यूटीज की। आज हमने आपके साथ डिस्कस की कुछ बची हुई जो विशेषताएं थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी इस वीडियो में। अभी कुछ और विशेषताएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बची हुई है, वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।